आगे कभी डिसाइड कर लेती है कि वो तुला को जाकर सारी सच्चाई बता देगी और वो तुला को सारी सच्चाई बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन तुला इतने गुस्से में रहता है कि वो कहानी की बात ही नहीं सुनता। उल्टा उसके दिमाग में ये सब चल रहा होता है कि कहानी और पीटर के बीच पक्का कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है और कहानी उसे चीट कर रही है, जिस वजह से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है। तो कभी कहती है अगर मैं अभी तुम्हें कुछ भी कहूंगी तो तुम्हारे समझ में कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर कहानी तुला को अपनी सच्चाई नहीं बता पाती, उल्टा वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो कितनी भी कोशिश कर ले तुला को ये बात समझाने की कि उसके और पीटर के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा, वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। पर ये बात तुला मानने को तैयार नहीं होता, जिस वजह से कहानी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो तुला जब बाहर देखता है कि जोरदार बारिश हो रही है तो उसे कहानी की काफी फिक्र होने लगती है। दूसरी तरफ कहानी रोते हुए जा रही होती है कि तभी उधर से तुला छाता लेकर आता है और कहानी को कहता है, कहानी तुम ये क्या कर रही हो, बारिश में क्यों भीग रही हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो कभी कहती है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तुम्हें तो मेरी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो तुला कहता है कभी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मुझे तुम्हारी हर बात से फर्क पड़ता है। तो कभी कहती है अगर तुम्हें मेरी हर बात से फर्क पड़ता तो तुम्हें ये भी दिखता कि मैं तुम्हारी कितनी फिक्र कर रही हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो यहाँ पर ये गलतफहमी हो गई है कि मेरे और पीटर के बीच कुछ चल रहा है, जबकि मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि मेरे और पीटर के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते। तो तुला कहता है कभी मैं इस बात को लेकर गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मैं इस बात को लेकर गुस्सा हूँ जिस वक्त मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था उस वक्त पीटर तुम्हारे साथ था, जब तुम प्रॉब्लम में घिरी हुई थी तब मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं था और मुझे इसी बात का गुस्सा है। तो कहानी कहती है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं जो भी कर रही हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हारे अलावा कभी भी किसी और से प्यार नहीं किया। तो तुला जैसे ये बात सुनता है तो वो कहानी को शांत करने के लिए उसे किस कर लेता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांस भी देखने को मिलेगा, आगे ये दोनों रोमांस में गोते लगाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह तुला कवि को अपने पास देखकर काफी खुश होता है कि तभी उसकी नजर कवि के बैग पर पड़ती है, तो वो उसे देखने के लिए चला जाता है। तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि कवि अभी भी स्लिम होने की दवाई ले रही है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सदमा तो उसे तब लगता है जब वो कवि के बैग में वही म्यूजिक बॉक्स देखता है जो उसने फ्रेश को गिफ्ट किया था, और वो म्यूजिक बॉक्स इस दुनिया में बस एक लौता पीस था जो उसने खास तौर पर फ्रेश के लिए बनवाया था। तो तुला जब वो बॉक्स कवि के पास देखता है तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है और यहाँ पर तुला ये सोचने लगता है कि कहीं कवि ही फ्रेश तो नहीं है, क्योंकि उन दोनों को ही अस्थमा की बीमारी थी और उन दोनों की शक्ल भी एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है, जिसे जानकर वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो यही सब सोच रहा होता है कि कहीं सच में कवि ही फ्रेश तो नहीं है। कि तभी उधर से कवि बाहर आती है तो तुला कवि को देखकर स्माइल करता है और उसे काफी पैम्पर भी करता है। तो कवि ये सब देखकर काफी खुश होती है और वो तुला से पूछती है तुला क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो। तो तुला को भी यहाँ पर बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और वो कवि से उस म्यूजिक बॉक्स के बारे में पूछ ही लेता है कि ये म्यूजिक बॉक्स तुम्हारे बैग में क्या कर रहा था, तुम्हें किसने ये म्यूजिक बॉक्स दिया। तो कवि जब ये सब कुछ देखती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो इस बात का जवाब तुला को कैसे दे। तो यहाँ पर वो फिर से बहाने बनाने लगती है और कहती है कि ये बॉक्स उसे कहीं पर मिला था, और यहाँ पर वो फिर से तुला से झूठ बोलती है। तो तुला यहाँ पर कवि का झूठ पकड़ लेता है और वो समझ जाता है कि कवि यहाँ पर उससे झूठ बोल रही है और उससे सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए तुला यहाँ पर कवि पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालता और इस बात को ऐसे ही जाने देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो कवि से बार बार भी पूछेगा तो भी कभी उसे सच्चाई नहीं बताएगी। दूसरी तरफ वसीम का बंदा जेल से फरार हो जाता है और वो भाग ही रहा होता है कि तभी वो नैन्सी से टकरा जाता है। तो नैन्सी यहाँ पर वसीम के बंदे को चारों तरफ से घेर लेती है और उससे पूछती है कि आखिरकार कवि का ऐसा कौन सा राज है जिससे हम उसे बर्बाद कर सकते हैं। पहले तो वो बंदा बताने से इनकार कर देता है, लेकिन बाद में मार खाने के बाद वो नैन्सी को पूरी सच्चाई बता देता है। तो नैन्सी ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और पूरी सच्चाई जानने के बाद उस बंदे को रास्ते से हटा देती है। उसके बाद वो वसीम के पास जाती है और कहती है मुझे कवि का सीक्रेट पता चल गया है और तुम्हें इसी सीक्रेट से तुला और कवि को बर्बाद करना होगा, क्योंकि अगर ये राज बाहर आ गया तो तुला पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो वसीम यहाँ पर नैन्सी से पूछता भी है कि तुम्हें इस राज के बारे में कैसे पता चला। तो नैन्सी कहती है तुम बस काम से मतलब रखो, बाकी की बातें तो बाद में होती रहेगी। और यहाँ पर नैन्सी वसीम को बिल्कुल भी नहीं
नहीं बताती कि उसने उसके बंदे को रास्ते से हटा दिया है। दूसरी तरफ तुला अपने दोस्त को बताता है कि मुझे शक है कि कभी ही फ्रेश है। तो कौन कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी इंसान इतनी जल्दी पतला नहीं हो सकता, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। तो तुला कहता है मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मुझे पूरा यकीन है कभी ही फ्रेश है और मुझसे वो ये बात छुपा रही है। तो कौन कहता है भाई मुझे लगता है कि तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो तुझे पहले ही बता देती। और यहाँ पर कौन तुला को समझाने की कोशिश करता है कि शायद उसे गलत फहमी हो गई है, पर तुला को यहाँ पर कोई गलत फहमी नहीं हुई होती और उसे पूरा यकीन होता है कि कभी कुछ न कुछ उससे जरूर छुपा रही है। दूसरी तरफ कहानी भी धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। तो कभी ये सब देखकर काफी खुश होती है। तो यहाँ पर कहानी कभी से पूछती है कि तुम्हारे और तुला के बीच क्या चल रहा है और तुम दोनों का रिश्ता कितना आगे बढ़ा है। तो यहाँ पर कभी कहानी को बता देती है कि मैं और तुला एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो कहानी को ये बात सुनकर काफी बुरा लगता है। तो कभी कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम भी तुला को पसंद करती हो, लेकिन शायद अब तुम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि तुला मुझे पसंद करता है और मुझे लगता है कि तुम्हें तुला को भूलकर पीटर की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि पीटर तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो कहानी कहती है तुम मुझे पीटर की तरफ इसलिए पुश कर रही हो ना ताकि मैं तुला से गिव अप कर दूं। तो कभी कहती ऐसा नहीं है, मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि तुम्हें सच्चा प्यार मिले और पीटर तुमसे बहुत प्यार करता है, एक बार उसके बारे में सोच कर तो देखो। पीटर बहुत ही अच्छा इंसान है और वो तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पीटर को एक मौका दो। और कभी ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारी कहानी ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है। आगे बोर्ड मेंबर की मीटिंग होती है। तो यहाँ पर कभी तुला को कहती है कि बोर्ड मेंबर की मीटिंग होने के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ बताना भी चाहती हूँ। तो पीटर कहता है ठीक है, हम मीटिंग के बाद इस बारे में बात करेंगे। आगे बोर्ड मेंबर की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर कभी अपना डिजाइन सारे लोगों को दिखा ही रही होती है कि तभी उधर से वसीन और मिंत्रा की एंट्री होती है और यहाँ पर ये दोनों आकर बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट करते हैं और सारे लोगों को कवि और कहानी की सच्चाई बता देते हैं। और यहाँ पर वो लोग कवि के डिजाइनर होने पर भी सवाल उठाने लगते हैं। तो तुला जब ये सारी बातें सुनता है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो कवि को कहता है क्या ये वही बात थी जो तुम मुझे बताना चाहती थी। तो यहाँ पर कवि भी तुला से झूठ नहीं बोल पाती और वो सबको कह देती है कि हाँ ये बात सच है कि मैं और कहानी जुड़वा बहनें हैं और कहानी मेरे बदले यहाँ पर काम करने के लिए आई, लेकिन डिजाइनिंग का सारा काम मैंने किया था, बस कहानी यहाँ आकर उसे प्रेजेंट करती थी क्योंकि तभी मैं क्लिनिक में अपना वजन घटा रही थी। और यहाँ पर कवि सबके सामने पूरी सच्चाई बता देती है, पर यहाँ पर वसीन एक मौका भी नहीं छोड़ता कवि और तुला को सबके सामने ह्यूमिलेट करने का। तो यहाँ पर तुला को ये सारी सच्चाई जानकर बहुत बड़ा सदमा तो लगता है, पर वो यहाँ पर कवि की साइड लेता है और सबको कहता है कि मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि कवि ने ये सारे डिजाइन खुद बनाए हैं और इस बात का गवाह मैं खुद हूँ। और यहाँ पर तुला इस मामले को बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है जिस वजह से इस मामले का ज्यादा इशू नहीं बनता और उसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो कभी उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है पर तुला उसकी बात ही नहीं सुनता। आगे बेचारी कभी अपनी फूटी किस्मत पर रो रही होती है कि तभी वहाँ पर कहानी आती है और वो कभी को सहारा देने की कोशिश करती है और कहती है हमें ये बात पहले से पता थी ना कि जब ये बात तुला को पता चलेगी तो वो इसी तरह रिएक्ट करेगा, इसलिए उसे संभलने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, लेकिन तुम अपनी कोशिश बिल्कुल भी मत छोड़ना और उसे मनाने की कोशिश करना क्योंकि तुम उससे बहुत प्यार करती हो और उसके बिना नहीं रह सकती। और तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, अब मुझे तुम्हारे और तुला के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि तुम तुला से जितना प्यार करती हो उतना मैं कभी भी उससे नहीं कर पाती, इसलिए हार मत मानो और तुला को मनाने की कोशिश करो। तो कभी जब ये सारी बातें सुनती है तो वो काफी खुश होती है और वो अगले ही दिन तुला के पास जाती है और उसे जाकर पूरी सच्चाई बताती है और उसे बताती है कि उसने ये सब क्यों किया। तो तुला कहता है तुमने जो भी किया उससे तुम खुद को जस्टिफाई नहीं कर सकती, तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है, तुमने मेरी फीलिंग्स और इमोशन के साथ खेला है, तुम्हें ये सब करके तो काफी मजा आया होगा ना। तो कभी कहती है मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहती थी पर मुझे मौका ही नहीं मिला, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैंने कभी भी तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाया। पर तुला यहाँ पर कभी की एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे ये कहता है कि जैसे ये फैशन वीक शो खत्म हो जाएगा
उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। और तुला ये कहकर वहाँ से चला जाता है और बेचारी कवि ये सारी बातें सुनकर काफी रोती है, क्योंकि वो कुछ भी कर ले पर तुला उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होता। दूसरी तरफ नैन्सी को काफी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसने तुला के सामने इतना बड़ा बम फोड़ा होता है, पर इससे उसे कोई फायदा नहीं हुआ होता, क्योंकि तुला ने ना ही कवि को कंपनी से बाहर निकाला होता है और ना ही उसकी कंपनी इस वजह से बर्बाद हुई होती है, जिस वजह से नैन्सी को तुला पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। पर उसे इन सारी बातों से एक बात तो जरूर पता चल गई होती है कि तुला कवि से बहुत प्यार करता है और कवि ही तुला की कमजोरी है, इसलिए वो इसी मजबूरी का फायदा उठाती है और पूरी दुनिया को कवि की सच्चाई बता देती है, जिस वजह से सारे लोग कवि को ट्रोल करने लगते हैं और इस वजह से तुला की कंपनी पर भी इस बात का काफी असर पड़ता है। और ऊपर से वसीम भी तुला की लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी करने का एक मौका नहीं छोड़ता और उसे सारे बोर्ड मेंबर्स के सामने नीचा गिराने की कोशिश करता है। तो सारे बोर्ड मेंबर्स भी यहाँ पर वसीम का साथ देते हैं और उन्हें लगता है कि कवि ने सच में कंपनी के साथ धोखा किया है, इसलिए उसे इस कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए। पर तुला यहाँ पर इस बात से एग्री नहीं करता और सारे बोर्ड मेंबर्स को कहता है कि कवि यहाँ पर अपनी काबिलियत की वजह से है, इसलिए वो इसी कंपनी में रहेगी और वो ये फरमान सुनाकर वहाँ से चला जाता है। इधर कवि और वाइन को भी तुला की फिक्र हो रही होती है कि तभी उधर से तुला आता है। तो यहाँ पर वाइन तुला से पूछती है कि बोर्ड मेंबर ने क्या कहा, उन्होंने क्या फैसला सुना है। तो तुला कहता है तुम फिक्र मत करो, मैंने सारा मामला संभाल लिया है। और यहाँ पर तुला कवि को कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से मिलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम अपने घर लेकर चलो। दूसरी तरफ पीटर कहानी को ठीक करने में हर पल उसका साथ देता है और उसे काफी पैम्पर भी करता है। तो कहानी को ये सब देखकर काफी अच्छा लगता है, क्योंकि पीटर सच में उसका काफी ख्याल रखता है। तो यहाँ पर कहानी पीटर को कहती है मैंने सुना है कि कवि की वजह से तुम्हारी कंपनी तुला की कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाली है, प्लीज ऐसा मत होने देना। तो पीटर कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ भी ना हो। कि तभी उधर से कवि तुला के साथ घर आती है। तो यहाँ पर कहानी तुला को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। आगे तुला फाइनली पहली बार उन दोनों बहनों को एक साथ देखता है। तो वो कहता है तुम दोनों बहनें एक दूसरे की कार्बन कॉपी हो, इसलिए तो तुम दोनों ने मुझे इतनी आसानी से धोखा दे दिया और मैं पहचान भी नहीं पाया। तो यहाँ पर कहानी तुला से माफी मांगती है और यहाँ पर कहानी की आंटी भी तुला से माफी मांगती है, क्योंकि वो भी उन दोनों बहनों के इस कारनामे में भागीदार होती है। तो यहाँ पर तुला कहता है मैं यहाँ पर किसी की भी माफी सुनने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि ये देखने के लिए आया हूँ कि तुम दोनों बहनों ने कैसे मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। और यहाँ पर तुला उन दोनों बहनों के सामने अपनी भड़ास निकालने लगता है और वो ये सारा कारनामा करके वहाँ से चला जाता है। तो पीटर को तुला पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि तुला की इस हरकत की वजह कवि को काफी बुरा लगता है, इसलिए पीटर तुला के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर तुला पीटर की भी बात नहीं सुनता और कह तुम तो उन लोगों की साइड लोगे ही ना, क्योंकि तुम्हें ये बात तो पहले से ही पता थी ना। तो यहाँ पर पीटर कहता है मुझे भी काफी गुस्सा आया था जब मुझे ये पता चला था कि उन दोनों बहनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया, लेकिन जब मुझे उन लोगों की सच्चाई पता चली तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो लोग गलत नहीं थे। तो तुला कहता है तुम भी उन दोनों बहनों की बातों में आ गए ना। और यहाँ पर तुला गुस्सा करके वहाँ से जाने लगता है, पर पीटर उसे जाने नहीं देता और यहाँ पर तुला को पूरी सच्चाई बताता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ ही गलत हुआ है, उन लोगों के साथ भी गलत हुआ है, वो लोग भी कोई खुशी नहीं थे तुमसे झूठ बोलकर। कभी जब भी तुमसे झूठ बोलती थी तो उसे भी काफी बुरा लगता था। तुम्हें पता है उसने ये सब क्यों किया और तुमसे ये सच्चाई क्यों छुपाई, क्योंकि वो सबसे पहले वसीम की सच्चाई तुम्हारे सामने लाना चाहती थी। और तुम्हें पता है उस वसीम ने कवि की बहन के साथ क्या किया, उसने उसकी बहन का एक्सीडेंट कर दिया, जिस वजह से वो कोमा में चली गई, जिस वजह से कवि काफी डर गई और उसे डर लगने लगा कि अगर उन दोनों बहनों की सच्चाई सामने आ गई तो वसीम फिर से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने ये बात छुपाई। और यहाँ पर पीटर तुला को पूरी सच्चाई बता देता है, जिसे जानकर तो तुला के होश ही उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ कवि को जब पता चलता है कि उसके कारनामे की वजह से तुला कितना सफर कर रहा है, तो कवि यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो तुला को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल कर रहेगी, इसलिए वो पूरी मीडिया के सामने लाइव जाती है और वहाँ जाकर अपनी पूरी सच्चाई बताती है और सबको ये यकीन दिलाती है वो सच में एक असली डिजाइनर है, ना कि कोई फेक। और वो सारी पब्लिक के सामने ये भी कहती है कि एक बार ये फैशन शो खत्म हो जाएगा उसके बाद वो कंपनी से रिजाइन कर देगी और अपनी गलती की जिम्मेदारी वो खुद उठाएगी। कि तभी वहाँ पर कहानी भी आ जाती है और वो भी सारी पब्लिक के सामने माफी मांगती है और कहती है कि इन सारे कारनामे में उसकी बहन अकेली नहीं थी, बल्कि उसने भी अपनी बहन का साथ दिया था। और यहाँ पर कहानी भी अपनी बहन का साथ देती है। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स उन्हें बहुत ही बुरा भला कहते हैं, पर कुछ व्यूअर्स उसे सपोर्ट भी करते हैं। इधर तुला जब ये सब कुछ सुनता है तो उसे काफी बड़ा सदमा लगता है कि कभी इस फैशन शो के खत्म होने के बाद कंपनी से रिजाइन कर देगी, जिस बात को वो सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। अगली सुबह कभी जब
कंपनी जाती है तो वहाँ पर उसके सारे कलीग्स उसे मनाने की कोशिश करते हैं कि वो कंपनी से रिजाइन ना करे, क्योंकि इन समय उसकी कोई गलती नहीं है। पर यहाँ पर कभी अपने फैसले से बिल्कुल भी नहीं हटती, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सच में बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कि तभी वहाँ पर तुला भी आ जाता है और वो कवि को कहता है कि तुम हमेशा अपनी ही मनमानी करती हो ना, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और इतना बड़ा फैसला ले लिया। तो कवि कहती है मैंने जो रायता फैलाया है उसे मुझे खुद ही समेटना होगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें और कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए इस फैशन शो के बाद मैं तुम्हारी कंपनी से रिजाइन कर दूंगी, क्योंकि वैसे भी तुम मेरी शक्ल तो देखना नहीं चाहते। तो इस बात पर तुला को काफी गुस्सा आता है और वो कवि के करीब जाकर अपने दिल की बात कवि को कहने की कोशिश करता है और वो उसे किस करने वाला होता है। लेकिन तभी इन दोनों के मोमेंट में कवि को पीटर का कॉल आ जाता है और पीटर उसे बताता है कि पेन ड्राइव रिकवर हो गई है। ये बात सुनकर कवि को काफी अच्छा लगता है और वो तुला के साथ सीधा वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर उन लोगों को वसीम और नैन्सी के खिलाफ वो सारे सबूत मिल जाते हैं जिससे वो उन दोनों को सलाखों के पीछे डाल सकते हैं। इसलिए वो लोग उस सबूत को लेकर सीधा पुलिस के पास जाते हैं और वहां जाकर उन्हें वो सबूत दे देते हैं। तो पुलिस भी सीधा वसीम को पकड़ लेती है और उसके बाद पुलिस सीधा नैन्सी के पास जाती है और उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर आती है। तो यहाँ पर पुलिस वाले नैन्सी से ढेर सारे सवाल पूछती है, पर यहाँ पर नैन्सी सारे इल्जामों को मानने से इनकार कर देती है। ऊपर से नैन्सी का लॉयर भी उसके ऊपर से सारी एलिगेशन को हटा देता है, क्योंकि पुलिस वालों के पास नैन्सी के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं होता जिससे वो लोग नैन्सी को जेल में डाल सके। इसलिए नैन्सी छूट जाती है। जब ये बात तुला को पता चलती है तो उसे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से इतने सारे सबूत इकट्ठा किए होते हैं पर कोई भी सबूत नैन्सी को जेल में नहीं डाल सकता। आगे कॉन्ग तुला से पूछता है तुम कवि को कब माफ करने वाले हो? कवि ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अब तो तुम उसे माफ कर दो। हाँ मैं जानता हूँ कि उसने तुमसे झूठ बोला, पर उसे इस बात का बहुत गिल्ट है और वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश भी तो कर रही है। प्लीज उसे माफ करके एक मौका दे दो। पर तुला कवि को माफ करने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो कौन कहता है तुला अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, खुद को संभाल लो, कहीं तुम्हारे हाथ से ये वक्त ना निकल जाए। कवि तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए अगर तुमने अभी उसे नहीं रोका ना तो बाद में तुम बहुत पछताओगे। और कौन ये कहकर वहाँ से चला जाता है और तुला देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ कवि कहानी से पूछती है तुमने पीटर के बारे में क्या सोचा, क्या तुम उसे एक मौका देना चाहती हो? तो कहानी कहती है पता नहीं, लेकिन मैं अभी भी पीटर को एक मौका देने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जो लाइफ मुझे चाहिए थी वो लाइफ सिर्फ मुझे तुला ही दे सकता था, पीटर नहीं। तो कभी कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम्हें एक बेटर लाइफ चाहिए थी, लेकिन अगर तुम पैसों के पीछे भागोगी ना तो तुम्हारे हाथ से एक अच्छा और सच्चा इंसान निकल जाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है, उसे पकड़ लो, क्योंकि तुम्हें पीटर जैसा इंसान अपनी लाइफ में दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा।